गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा विषय है निर्बल वर्मा जी द्वारा लिखित चैप्टर हमारा जहाँ कोई वापसी नहीं। तो इसके प्रमुख प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि अमझर का शाब्दिक अर्थ है जहाँ आम झरते हैं। अमझर सिंगरौली के क्षेत्र नवा गांव का एक छोटा सा गांव है। इस गांव के चारों ओर आम के वृक्ष हैं जिनमें सदा आम झरते हैं। अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे। यहाँ के लोग विस्थापित हो जाएंगे। इसी कारण अमझर गांव में आज सूनापन है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि आधुनिक भारत में औद्योगिकरण की आंधी ने सिंगरौली के नवा गांव क्षेत्र के अनेक गांवों के लोग को उनके घर और परिवेश से उखाड़कर सदा के लिए निर्वासित कर दिया। उनको वो जगह छोड़कर जानी पड़ी। तो अब ये लोग भी अनेक शरणार्थियों की तरह यहाँ वहाँ भटककर शरण की राह देखेंगे। लेखक ने इन्हीं लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि प्रकृति के कारण विस्थापन प्राकृतिक रूप से दिया जाता है, जबकि औद्योगिकरण के कारण विस्थापन सोची समझी नीतियों के अंतर्गत दिया जाता है। प्राकृतिक विस्थापन में कोई स्वार्थ निहित नहीं है, जबकि जो औद्योगिकरण है उसका विस्थापन पूर्ण रूप से स्वार्थ पर आधारित है। औद्योगिकरण के विस्थापन को सत्ताधारी और पूंजीपति लोग आधुनिक विकास का नाम देते हैं, जबकि प्राकृतिक विस्थापन को कोई ऐसा नाम नहीं दिया जाता। प्राकृतिक विस्थापन के कारण लोग अपना घर परिवेश छोड़कर कुछ समय के लिए जाते हैं। सामान्य स्थिति होने पर वे लौट आते हैं, लेकिन औद्योगिकरण के विस्थापन के कारण लोग सदा के लिए अपने घर परिवेश छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद वे कभी उस स्थान पर लौटकर नहीं आ पाते। प्राकृतिक विस्थापन में केवल मनुष्य उखड़ता है, जबकि औद्योगिकरण के विस्थापन में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि उनका प्यार, परिवेश और सब कुछ सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार से भिन्न हैं? यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है, जबकि भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का होता है। दूसरा अंतर है कि यूरोप की सांस्कृतिक विरासत म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा थी, जबकि भारत की सांस्कृतिक विरासत उन रिश्तों में थी जो आदमी को उसकी धरती, जंगलों, नदियों और समूचे परिवेश से जोड़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पांचवा प्रश्न, लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो क्या है कि हमारे देश में पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के मध्य नाजुक संतुलन को किस प्रकार नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस पश्चिम की जो मॉडल है बनाए बिना अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, कभी ये ख्याल हमारे शासकों के मन में नहीं आए। औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है। क्यों और कैसे? औद्योगिकरण पर्यावरण के लिए एक संकट है क्योंकि पर्यावरण असंतुलन पैदा हो गया है। चारों ओर पेड़ पौधे, वन, जंगल आदि संपदा का विनाश हो रहा है। खनिज संपदा नष्ट हो रही है। विकास के कारण कृषि योग्य भूमि जो है वो उजड़ रही है। लोगों को उजाड़ कर विस्थापित किया जा रहा है। हरे भरे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो औद्योगिकरण है ये पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। आगे है, इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? प्रस्तुत पंक्ति का आशय ये है कि प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध है। मनुष्य के दुख सुख में प्रकृति भी बराबर सहयोग देती है। आदमी दुखी तो प्रकृति भी दुखी, सुखी और अगर सुखी तो प्रकृति का कन कन हंसता और मुस्कुराता दिखाई देता है। अतः जब इस परिवेश से आदमी ही उजड़ जाएंगे तो फिर ये पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? अर्थात आदमी के उजड़ने पर ये आम के वृक्ष कैसे हरे भरे रहेंगे? दूसरा है, प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर क्या है?
इस पंक्ति का आशय ये है कि प्रकृति और इतिहास के मध्य गहन अंतर है। प्रकृति एक प्राकृतिक व्यवस्था है, जबकि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है। वह मनुष्य जो प्रकृति की देन है, अतः प्रकृति और इतिहास में बहुत बड़ा अंतर है। आगे है पंक्तियों का भाव सौंदर्य लिखिए। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। तो इसका भाव सौंदर्य किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति अंतरा भाग 2 में संकलित लेखक निर्मल वर्मा द्वारा लिखित जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा संस्मरण से अवतरित है। इसमें लेखक ने परिवेश की संपदा को ही विनाश का कारण माना है और लेखक का कथन है कि जो क्षेत्र धन संपदा की दृष्टि से भरा पूरा है, कभी कभी ऐसा विपरीत समय आता है कि उसकी अनूठी संपदा ही उसके विनाश का अभिशाप बन जाती है। इसका ख पाठ, अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता है। तो उसका भाव सुंदर इस प्रकार से लिखेंगे कि लेखक का तात्पर्य है कि भूतकाल का समस्त सत्य और संकल्पना का मिश्रण संसार के इन ग्रंथों में नहीं मिलता। अर्थात ये आवश्यक नहीं कि भारत के अतीत का संपूर्ण मिथक विद्वानों ने अपने ग्रंथों में लिख डाला हो। ये केवल मानवीय रिश्तों की अदृश्य लिपि में मिलता है। अर्थात ये अतीत का मिथक पोथियों में नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की अदृश्य लिपि में मिल सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने निर्मल वर्मा जी का लिखा हुआ चैप्टर जहाँ कोई वापसी नहीं, उसके प्रश्न उत्तर आज हमने डिस्कस करे हैं। तो अगर आपको इन प्रश्न उत्तरों को समझने में कोई अर्थ संबंधी कठिनाई आती है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करिए और मैं आपके मैसेजेस का उत्तर ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।